चलिए दोस्तों बात करते हैं कोल्ड वार की। 1945 से 1991 तक चलने वाला ये कोल्ड वार दुनिया के लिए एक बड़ा खतरनाक युद्ध साबित हुआ। ऐसे तो 1945 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, दुनिया एक और युद्ध में सन जाती है, यानी कि जूझ जाती है, शामिल हो जाती है, इसको कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। 1914 में शुरू हुआ था आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, मेरी वीडियोस आ चुकी है, देख लेना उसको। 1918 में ख़त्म हुआ वो। दुनिया फिर से दो गुटों में, दो ग्रुप्स में बटी हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर भी, और उसी युद्ध में काफ़ी जनहानि और धनहानि हुई, लोग मरे, काफ़ी पैसों की बर्बादी हुई। यानी कि युद्ध एक ऐसा वॉर कहा जाता है जिसमें किसी का कोई फायदा नहीं होता, नुकसान सभी का होता है। इसमें किसी का कम तो किसी का ज़्यादा होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी आपके एक तरफ अलियंस पावर थे, एक तरफ सेंट्रल पावर थे। अलियंस पावर की जीत हुई, सेंट्रल पावर आपके जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया वगैरह हार गए। एंड इसके बाद शुरुआत होता है आपका, फिर से देशों को लगता है कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, लेकिन फिर से एक ऐसा दानव जन्म हो गया धरती के ऊपर जिसको हिटलर कहा जाता था। सेकंड वर्ल्ड वार में फटाफट ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं ताकि टॉपिक समझ में आ जाए। दोस्त 1 सितंबर का दिन था 1939 में, जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। पोलैंड ब्रिटेन का दोस्त था और ये ब्रिटेन अलियंस पावर, यानी कि सेकंड वर्ल्ड वार में भी दुनिया दो ग्रुप्स में बटी हुई थी, अलियंस पावर और एक्सिस पावर। दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था और इन दोनों में एक ऐसा वॉर स्टार्ट हुआ कि दोनों देश एक दूसरे को हराना चाहते थे, दोनों ग्रुप्स। और हुआ ये कि अलियंस पावर ने एक्सिस पावर को हरा दिया है। अलियंस पावर के अंदर आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया वगैरह आते थे, और एक्सिस पावर में आपके जर्मनी, जापान और इटली आते थे। याद रहे दोस्त, जर्मनी को हराने में रसिया का हाथ था, जापान को हराने में अमेरिका का हाथ था। इसी तरीके से जैसे ही आपका ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, 2 सितंबर 1945 का समय था जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, और उसी के बाद ये आपका कोल्ड वार स्टार्ट होता है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ब्रीफ में बताया फर्स्ट वर्ल्ड वार क्या था, सेकंड वर्ल्ड वार क्या हुआ। दोनों में ही दो दो ग्रुप्स बटे हुए थे, एक तरफ आपका अलियंस पावर था, एक तरफ आपका एक्सिस पावर था। अलियंस पावर की जीत होती है, लेकिन याद रही दोनों युद्ध में अमेरिका और रसिया आपस में दोस्त हैं, जिसको हम यूएसएसआर और यूएसए के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लेकिन होता क्या है, अब 1945 में जैसी दुनिया आती है, इसमें बहुत कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ चेंज होता है। एक एक करके हम टॉपिक को समझते हैं। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार की मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लीज जिसको देखना जरूर, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आपको। चलिए मुद्दे पे आते हैं। देखो, जैसे कि दुनिया में हर इंसान की सोच अलग अलग होती है, पढ़ने का, लिखने का सबका तरीका अलग होता है। मैडम, टीचर सब पढ़ाते हैं आपको कोल्ड वार क्या है। आज मैं बताऊंगा कोल्ड वार क्या है, आपके दिमाग में बिठाऊंगा ना कि पढ़ाऊंगा। पढ़ाई देखो सब करते हैं और सब ये चाहते हैं कि भाई सबके मार्क्स ज्यादा है, यानी कि जब रिजल्ट आए तो सब टॉपर बने, सब ये चाहते हैं। यानी कि यहाँ पे एक जो स्ट्रगल है ना, वो इन सब बीच में, मान लो आपके दोस्ती फ्रेंड है, ये सारे सब चाहते हैं कि भाई मैं इससे आगे निकलूं, मैं इससे आगे निकलूं, ये चाहता है नहीं मैं इससे आगे निकलूं, ये चाहता है मैं इससे आगे निकलूं। यानी कि सब चाहते हैं अपने आप को आगे दिखाना, यानी कि स्ट्रगल ऑफ पावर की बात यहाँ पे भी आ रही है। जैसे ही बात इंसानों पे आती है तो यही सेम बात, क्योंकि एक सभी लोगों से मिला के जो कंट्री बना होता है भाई, यही बात आपका एक कंट्री पे लागू होता है। हुआ ये, जैसे ही आपका सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ, दोनों महाशक्ति, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो ही महाशक्ति बची, आपका यूएसएसआर और यूएसए, जो पावरफुल थे। क्यों थे पावरफुल, इसकी बात करेंगे, लेकिन याद रखिए जैसे इंसान चाहता है एक दूसरे से आगे निकलना, वैसे ही हर एक कंट्री भी चाहते हैं एक दूसरे से आगे निकलना। एक तरफ आपका यूएसए था, एक तरफ आपका सोवियत संघ था, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं। देखो किस तरीके से ये हर जगह पे, चाहे वो डिफेंस के मामले में, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में, दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के मामले में, स्प्रेडिंग करना अपनी आइडियोलॉजी को, यानी कि सोशलिज्म हो गया, लिबरलिज्म हो गया, क्या होता है भी हम बताएंगे आगे चल के। लेकिन इस तरीके से सभी कंट्री आपस में मतलब कि वॉर में लग गया भाई, कि बस हमें शक्ति चाहिए, पावर चाहिए। जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से आगे निकलना चाहता है ना, दुख पता है, एक इंसान को ज़्यादा दुख उस समय होता है जब उसका दोस्ती उससे आगे निकल जाता है। सेम यही तरीका है। अमेरिका और रसिया आपस में, यानी कि यूएसएसआर और यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वार तक आपस में दोस्त हुआ करते थे, है ना। दोनों ने युद्ध आपस में मिलकर लड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों में ही जब पता चलता है ना किसी को कि भाई ये मेरे से आगे निकल रहा है, तो अंदर अंदर मतलब कहते हैं ना कि खुड़क सी हो जाती है। और यही हुआ, यूएसए ने बिना बताए यूएसएसआर को परमाणु टेस्ट कर लिया, और परमाणु टेस्ट करने के बाद इसको जापान पे फोड़ भी दिया। आगे पढ़ेंगे हम हिरोशिमा नागासाकी पे। रसिया ने कहा अच्छा बेटा हमसे तेज निकलता है, और इसी चीज़ को लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दोनों ही कंट्री के बीच, चाहे यूएसए हो या यूएसएसआर हो, आपस में शक्ति प्राप्त करना है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनना है। वेपन्स पे दोस्तों, डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से अमेरिका और रसिया ने इस युद्ध को, यानी कि
आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार ये कोल्ड वार जो है पूरा दुनिया का युद्ध बना दिया और पूरी दुनिया फिर से दो ग्रुप्स में बट गई, एक यूएसएसआर के साथी और एक यूएसए के साथी। किसी यूएसए पूरे वर्ल्ड में अपना डोमिनेंस, अपना क्या दबदबा बनाना चाहता है। हेजेमनी थर्ड चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको अभी, सीबीएसई थर्ड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के, एंड किस तरीके से यूएसएसआर चाहता है पूरी दुनिया में अपना बनाना। तो ये वाला जो पार्ट आपका रहेगा ये आपका रहेगा यूएसएसआर का, और इधर वाला जो पार्ट रहेगा ये रहेगा आपका यूएसए का। यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, देखो सेकेंड वर्ल्ड वार बड़ा मतलब कि कह सकते हो कि बड़ा भयंकर साबित हुआ। 2 करोड़ लोग इसके अंदर मारे गए थे। जर्मनी को हराने में यूएसएसआर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जर्मनी नहीं हारता तो शायद दुनिया, या ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, देखो ब्रिटेन फ्रांस पे तो पूरा कब्जा कर लिया था हिटलर ने। हिटलर दिमाग का बड़ा शातिर इंसान था, सच बताता हूँ आपको। क्यों? क्योंकि उसने अच्छे अच्छे देशों को अपने सामने घुटने टकवा दिया भाई, बड़ा तेज इंसान था। तो इस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दुनिया किस तरीके से 2 वर्ग में बट गई, यानी कि 2 ग्रुप्स में बट गई। एक तरफ आपका यूएसएसआर और एक तरफ था आपका यूएसए, अमेरिका के दोस्त कहे जाने वाले और सोवियत संघ के दोस्त कहे जाने वाले। और इन्हीं 2 ग्रुप्स के बीच होता है कोल्ड वार। क्या होता है कोल्ड वार? क्या था अभी ये कोल्ड वार? इससे पहले ये समझो कि अब ये युद्ध यूएसए और यूएसएसआर के बीच में होने लग गया, यानी कि यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। अब देखो अमेरिका चाहता है सोवियत संघ यानी कि यूएसआर से आगे निकलना, यूएसएसआर चाहता है इससे आगे निकलना। अब इस आगे निकलना है किस चीज में भाई? वेपन्स में, हेल्थ में, डिफेंस में, अपनी आइडियोलॉजी में, दुनिया को अपने मतलब कि अंडर में लेना। सबसे ज्यादा जिसका दोस्त, सबसे ज्यादा जिसके बंदे उसकी जीत होती है। होता है ना जब क्लास में स्कूल में लड़ाई हो जाता है, दोस्त बंदे बुला के ले आते हैं, सेम यही तरीका कंट्री पे भी लागू होता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में सभी देशों को अपने साथ ले लूं, यूएसएसआर चाहता है कि दुनिया को अपने साथ ले लूं, अपनी आइडियोलॉजी उस पर थोप दूं, है ना, और ये चाहता है कि अपनी आइडियोलॉजी उस पर थोप दूं। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद भाई ये जो है ना, ये आपका ये पृथ्वी है, जो अर्थ है आपका, ये बड़े खतरे में पड़ गई। क्यों? क्योंकि कब कौन सा देश किस पे अटैक कर दे, क्योंकि दोनों ही देश आपस में एक दूसरे के सनकी हो चुके थे, सनकी हो चुके थे भाई। जब पता है अपने इंसान अपने आप को हमेशा आगे दिखाना चाहता है, इंसान का एक प्रवृत्ति है, उसका एक नेचर है ना, और इस नेचर को बनाए रखना हर कोई कंट्री चाहता होगा। और इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, पूरा आपका ग्रुप, यूरोपियन कंट्री, सब जगह ये फैलता चला गया। ऐसे ये युद्ध जो हुआ है ये हो क्या यहाँ पे रहा है? आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, एक जगह तो होगा जहाँ पे ये हो रहा है। ये युद्ध जो हो रहा है ये पूरे यूरोप में हो रहा है। सोवियत संघ की सेना हो, लाल सेना भाई बड़ी भयंकर सेना होती थी, चाहे आपकी अमेरिका की सेना, दोनों ही पावरफुल थे, आपस में दोनों ही पावरफुल थे। जैसा ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है, दुनिया के अंदर 2 पावरफुल कंट्री, यानी कि एक तरफ आपका सोवियत संघ हो गया और एक तरफ आपका अमेरिका हो गया। दोनों की पावर्स बड़ी भयंकर है, यानी कि सैनिक पावर के अंदर, या कह लो आप अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, यानी कि एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं। इन दोनों के मुकाबले में अदरवाइज और भी कंट्री नहीं थे कि इन दोनों का टक्कर कर सके। हाँ, इनके दोस्त बन सकते हैं, और लेकिन मेन जो स्ट्रीम है, जो मेन लीड प्ले रोल करेंगे वो यूएसएसआर और यूएसए ही करेंगे। दोनों ही देश अपने पावर को दिखाना चाहते थे। देखो जापान हार नहीं मान रहा था, क्योंकि इटली एक्सिस पावर में था, हार मान गया था, है। जर्मनी हार नहीं मान रहा था, है। क्या किया भाई स्टोलिन ने? क्या किया? अपनी लाल सेना भेज दी जर्मनी को हराने के लिए। जर्मनी को हार मानना पड़ गया, क्योंकि इसकी सेना बेटर फ्रांस में आधी बट गई थी। जर्मनी में हिटलर अकेला पड़ गया बेचारा, करता तो करता क्या, अंत में जाके इसको भी सुसाइड करना पड़ा। और देख सकते हो बेचारा कितनी बेरहमी से मारा गया, क्योंकि हरकतें इसकी ऐसी की गई थी। और इसने टक्कर ले लेता, बहुत गलती करती इसने, यूएसएसआर से टक्कर ले ले भाई, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा है यार यूएसएसआर। इसकी सेना अंदर जाती गई, ये अपने आप पीछे हटते चले गए और सारी सेना फंस गई हिटलर की। और वहीं पे जब पता चला हिटलर को, हिटलर ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके जर्मनी को हराने में यूएसएसआर का इंपॉर्टेंट रोल हो गया। इस कारण से यह महाशक्ति बन गया भाई, हिटलर को इसने हरा दिया, है ना, यूएसएसआर ने। और जर्मनी को हराने के बाद देखो इटली पहले ही हार मान गया था एक्सिस पावर में, जर्मनी को यूएसएसआर ने हरा ही दिया। अब जापान के अंदर कुछ कीड़ा उछल रहा था, ये बोलता मैं तो हार ही नहीं मानूंगा, मैं नहीं जर्मनी और इटली के जैसा, मैं तो हार नहीं मानूंगा, जो करना है वो करके दिखा दो। अमेरिका बोला अच्छा बेटा हार नहीं मानेगा, आ जा तू। और इस तरीके से जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने भाई क्या कर दिया, परमाणु बम गिरा दिया। और परमाणु बम गिराने के बाद अमेरिका और
यूएसएसआर, यानी कि यूएसए और यूएसएसआर आपस में दोनों ही महाशक्ति बन के उभरे, क्योंकि यूएसएसआर ने जर्मनी को हरा के पावरफुल कंट्री के रूप में अपना नाम रोशन करवाया और यूएसए ने हिरोशिमा पे बम गिराने के बाद दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करवाया। क्योंकि बम गिराने कोई मतलब नहीं था, वो तो इसलिए बम गिराना चाहता था अमेरिका, ताकि दुनिया को लगे कि अमेरिका भी कुछ पावरफुल कंट्री है। और वो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर को दिखाना चाहता, देख तेरे से ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ अभी। और इस तरीके से भाई आपका अमेरिका जो है वो पावरफुल कंट्री बन पाया। देखो ये आपका नागासाकी और हिरोशिमा बड़ी भयंकर हालत कर दी थी, आपको मैं दिखाता हूँ एनिमेशन के थ्रू। तो ये हाल क्या था, अमेरिका ने जापान का नागासाकी और हिरोशिमा पे एटम बम्स गिराकर, और जापान भी हार मान गया। यानी कि देखो जर्मनी भी हार मान ही गया, इटली पहले ही 7 मई को 1945 को हार मान चुका था आपका, एंड जापान भी नागासाकी और हिरोशिमा की घटना के बाद हार मान गया। ये जो एटम बम्स गिराया भाई, सबसे पहला जो था वो लिटिल बॉय था, जिसको हम लिटिल बॉय के नाम से जानते हैं, जो कि 6 अगस्त को गिराया गया था। इसमें यूरेनियम की मात्रा 235 थी और वेट इसका लगभग 4400 किलो था। 4400 किलो का भाई इसका वेट था। और इस तरीके से अमेरिका ने सबसे पहले हिरोशिमा पे गिरा दिया। फिर भी जापान नहीं मानने को तैयार हो रहा था। ठीक 3 दिन के बाद ही 9 अगस्त को जापान के ऊपर नागासाकी में अमेरिका ने अपना भयंकर वाला परमाणु बम छोड़ा। इसमें यूरेनियम छोड़ा, प्लूटोनियम की मात्रा 239 थी, लगभग 4535 किलोग्राम का इसका वेट था। थोड़ा ज़्यादा पावरफुल था इसके मुकाबले में, और कई लोगों को चपेट में लेने के बाद लगभग 1.5 लाख लोग उस समय ही मारे गए। बम में से रेडिएशन इतना ज़्यादा निकला कि भाई जापान पूरा तबाह हो गया, जापान पूरा ज़्यादा ही बर्बाद हो गया। यहाँ पे देख सकते हो। और जापान की बर्बादी को पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से परमाणु बम का इफेक्ट पड़ सकता है। और रेडिएशन इतना ज़्यादा निकला कि बच्चे के भाई पूरा खोपड़ा तो बिगड़ चुका था, आँख वाक सब कान वान सब बाहर आ चुके थे। इंसानों के मतलब कि मुंह पे पूरा मतलब कि अपने आप ही चलते चलते ही कहीं से भी खून निकल जाता था, मुंह कान वान सब जगह से। एक बच्चे की हालत देख सकते हो किस तरीके से, क्या इसकी हालत हो चुकी है यहाँ पे, कि किस तरीके से यहाँ पे इस बच्चों को दिखाया जा रहा है। देख सकते हो मेरे दोस्त, यहाँ पे एक चीज़ देखो, बच्चे की हालत यहाँ पे क्या हो रही है। एक इसकी आँख के बीच में पूरे मतलब खोपड़े में पूरा छेद हुआ पड़ा है, और किस तरीके से इसकी माँ इस अपने बच्चों को लेके जा रही है। यानी कि जापान के ऊपर ये जो बम गिराया गया एटम बम्स, इसका सिर्फ मतलब ये था कि अमेरिका अपने आप को यूएसएसआर से ज़्यादा शक्तिशाली दिखाना चाहता था अपने आप को। लेकिन इसका असर क्या पड़ा देख सकते हो, निर्दोष लोग मारे गए। 1.5 लाख लोगों ने क्या बिगाड़ा था अमेरिका का। इंग्लिश में आप द एनिमी चैप्टर पढ़ोगे, देखोगे उसमें एक जो डॉक्टर सदाव थे, बड़े बहादुर थे, फिर भी उन्होंने जापानी होते हुए भी उन्हें अमेरिकन की हेल्प कर दी है, जो अमेरिकन जो सोल्जर थे। तो जापान के लोग सच में बड़े बहादुर होते हैं यार, लेकिन इस हालत में हैं ऊपर से एटम बम्स मार देना क्या। आज जापान बहुत तरक्की करते जा रहा है, जो अमेरिका को भी कई मामलों में पीछे छोड़ चुका है। तरफ यूएसएसआर चाहता है पावरफुल बनना, देख सकते हो भाई दिखा रहा है यहाँ पे, और एक तरफ चाहता है आपका यूएसए पावरफुल बनना। दोनों चाहते हैं सुपरमैन की भूमिका निभाना, लेकिन देखते हैं किसमें कितना है दम और कौन करेगा पूरी दुनिया पे राज। और इसीलिए आगे चल के और भी तमाम तरह की घटनाएं होती है। इससे पहले ये जानते हैं भाई हम कि अमेरिका क्यों इतना उड़ता है। अमेरिका के पास उस समय ऐसा क्या था। 1945 की बात है, दुनिया में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है उसका 50% अकेले अमेरिका करता है। यानी कि दुनिया में कहीं भी उत्पादन हो रहा होगा ना, उसमें अकेले 50% कंट्रीब्यूशन अकेले अमेरिका का होगा। यानी कि बहुत पावरफुल है भाई, कुछ भी बन रहा होगा उसमें 50% प्रोडक्शन अकेले अमेरिका का कंट्रीब्यूशन उसके अंदर होगा, अमेरिका का। एंड इस तरीके से दुनिया में जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है उसमें लगभग 46% अमेरिका कंट्रीब्यूशन है, अकेले अमेरिका कंट्रीब्यूशन है 46%। एंड दुनिया के अंदर जहाँ पे आप देखा, आपने रेडियो देखा हुआ, रेडियो पहले तो रेडियो चला करते था भाई, आज ना एलईडी वगैरह आ चुके हैं, स्मार्ट बोर्ड आ चुके हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर, लेकिन पहले रेडियो पे ही सारा काम चला करता था। और इस रेडियो को बनाने में पूरी दुनिया के अंदर 48% अकेले अमेरिका का कंट्रीब्यूशन था, अमेरिका अकेले इस कंट्रीब्यूशन। यानी कि इन तीनों ही मामलों में कह सकते हैं हम कि अमेरिका इकोनॉमिकल रूप से काफ़ी पावरफुल था। ये तो बात हो गई इकोनॉमी की। अगर मैं बात करूं अमेरिका की नौसेना की, वायुसेना की, जल सेना की, थल सेना की, सुना है ना भाई, ये बड़े लड़ाकू इसके पास पनडुब्बी हुआ करते थे, पानी में ही दुश्मनों को मार गिराया करते थे। कोई हिम्मत नहीं करता था अमेरिका से उस समय लड़ने की, कोई भी देश। तो देश सोचते थे कि क्यों ना हम अमेरिका में ही शामिल हो जाए, बसते रहेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, जिसको हम क्या कहते हैं छुपे की नीति के नाम से भी जानते हैं। और इस तरीके से देश आपस में अमेरिका से जुड़ जाया करते थे। और अमेरिका की पावर देख सकते हो भाई बड़ी भयंकर हुआ करती थी। ये तो भाई उसकी नौसेना हो गई। अगर हम उसकी वायुसेना की बात करें तो अमेरिका के पास ऐसे ऐसे भाई वायुसेना के अंदर ऐसे ऐसे मिसाइलें हैं, क्रूज मिसाइलें कि तो दुश्मन को आसमान में ही टकरा के मार देगी, पता तक नहीं चलेगा। अमेरिका के ऊपर
कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। इसी का प्रभाव था जिसका कारण अमेरिका को हम पावरफुल मानते हैं। लेकिन रसिया भी कुछ कम नहीं था मेरे दोस्त। देखो, रसिया ने ही जर्मनी को हराया, यानी कि हिटलर को हराया और आत्महत्या पे मजबूर कर दिया। कई खजाने इसने पानी में डाल के आत्महत्या कर ली, अपनी बीवी बच्चों को भी मारा, बंकर में फिर खुद भी मारा गया। यानी खुद भी इसने 30 अप्रैल का दिन था, 30 अप्रैल 1945 को, यानी कि 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने अपने आप को मार लिया। बंदूक से देख सकते हो किस तरीके से उसने मारा और आत्महत्या कर ली, मर गया। जर्मनी को हराने में यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सर भी भाई काफ़ी पावरफुल कंट्री है, ऐसा नहीं था कि भाई हल्के में ले लो इसको, क्योंकि अमेरिका को टक्कर दे सकता था। और सबसे बड़ी बात यूएसएसआर की इसकी लाल सेना थी। लाल सेना, लाल टोपी इसकी हुआ करती थी और इसको ट्रेनिंग खुद वहाँ पे स्टोलिन दिया करता था और इनके अंदर ऐसे जुनून भर दिया करता था कि दुश्मन को देखते ही उसका गर्दन काट डालो। और इस तरीके से लाल सेना थी। लाल सेना ने ये जर्मनी में हिटलर को हराया और पूरी इन लाल सेनाओं ने मिलकर जर्मनी की सेनाओं को पूरा घेर लिया। यानी कि ये लाल सेना, ये लाल टोपी में बड़ी भयंकर लगती थी भाई, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। और इनकी टीम इस तरीके से होती थी कि दुश्मन को घेर कर गर्दन काट के मार दिया करते थे। और इस तरीके से इनको ट्रेनिंग खुद स्टोलिन दिया करता था। स्टोलिन, ये भाई आपका स्टोलिन मानव के रूप में दानव था भाई। लाल सेना इसने ही बना रखी थी। इन लाल सेनाओं को ट्रेनिंग भाई ये खुद दिया करता था। तो डायरेक्ट गर्दन काटो इसकी नीति बन गई थी। जहाँ भी दुश्मन देखे मार डालो, काट डालो, हमारे विरोध में कोई नहीं होना चाहिए, यूएसएसआर सबसे ऊपर होना चाहिए। यही वो नेता था, सही से शकल इसकी याद रखना। और ये वो नेता है भाई जब 1945 के समय में, जब 1945 के समय में, जब कोल्ड वार का समय था, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होते ही 1945 के समय भाई स्टोलिन थे आपके यूएसएसआर के और ट्रूमैन थे आपके 33वें राष्ट्रपति हैं भाई ट्रूमैन, कहाँ के, अमेरिका के। तो इस तरीके से यूएसएसआर के स्टोलिन और ट्रूमैन थे कहाँ के, आपके अमेरिका यानी कि यूएसए के। और इस तरीके से इन दोनों ही नेताओं ने दोनों ही कंट्री को, यानी कि इसने अपने यूएसएसआर को, इसने भाई अमेरिका को, यूएसए को आगे पावरफुल बनाने के लिए वो हर कदम उठाया जो ये कदम उठा सकते थे। तरीके से इन दोनों का अपना पर्सनल मैटर, पावरफुल बनना है जो कि पूरी दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया। और चपेटे में आने का मतलब भी था। चलिए थोड़ा बात करते हैं कि ये तो पूरी घटना हो गई। कोल्ड वार स्टार्टिंग होते होते कैसे कैसे घटना हुई, क्या क्या घटना हुई। अब ये कोल्ड वार क्या है भाई, है ना दोस्त। अब कोल्ड वार इसी को खा गया जो हम घटना अभी देख रहे हैं। अब मैं वो कोल्ड वार ये वर्ड इसको डिफाइन करता हूँ। देखो, दोनों ही कंट्री चाहते हैं आपस में एक दूसरे से ज़्यादा आगे निकलना, पावर लेना चाहते हैं, पावर गेन करना चाहते हैं, वेपन्स बनाना चाहते हैं। और इकोनॉमिक का मामला हो या कल्चर मामला हो या पॉलिटिकल मामला हो, डिफेंस में, एजुकेशन में, हेल्थ में, सब स्कोप में, सब क्षेत्रों में दोनों ही कंट्री एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। सीधी बात है ये। लेकिन हुआ ये कि इन दोनों ही कंट्री की, यानी कि ये भाई आपका अमेरिका है, अमेरिका की विचारधारा जो है वो है आपका कैपिटलिज्म की। और यहाँ पे ये जो विचारधारा, यानी कि ये जो यूएसएसआर है आपका, यानी कि ये जो सोवियत संघ है, इसकी जो विचारधारा है, इसकी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा मतलब होता है आइडियोलॉजी, इस वो है सोशलिज्म के। अब बात करते हैं पहले ये कैपिटलिज्म और ये सोशलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीपति। जिस देश के अंदर सारा काम पूंजीपति के हाथों होता है और डिमांड सप्लाई काम करता हो, जहाँ पे क्या प्रोडक्शन, यानी क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, मार्केट कैसे चलेगी, मार्केट में किस सामान का प्राइस कितना होगा कितना नहीं होगा, जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेस हैं, कोई सामान किस तरीके से उसका उत्पादन होगा, कितना बनेगा, ये सब डिसाइड वहाँ के बिजनेसमैन करेंगे। ये सब डिसाइड वहाँ के बिजनेसमैन करेंगे, पूंजीपति लोग करेंगे, कैपिटलिस्ट लोग करेंगे। जैसे भारत के अंदर अडानी अंबानी हो जाते हैं। क्लियर है। अगर इस सरकार लोगों की सिर्फ भलाई के लिए, यानी कि लोगों को एजुकेशन देना, डिफेंस देना, हेल्थ देना, सिर्फ ये देखेगी बस, बाकी सारा काम बिजनेसमैन खुद कर लेंगे। जैसे कि अमेरिका इस पॉलिसी को, यानी कि इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। इस तरीके से देखो भाई, ये बिजनेसमैन है, इसके पास अपना भाई पैसा का थैला है भाई, ये इसको जितना चाहे उतना भर ले, जितना मेहनत करे उतना भरे। यानी कि जिसके पास पैसा है वो पैसा कमा सकता है। यहाँ पे सारा काम जो होगा वो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा। डिमांड सप्लाई मतलब होता है कि इस मार्केट की प्राइस कितनी होगी ये डिसाइड मार्केट करेगी। मार्केट के अंदर इस मार्केट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगी। और इस मार्केट की डिमांड बहुत कम है तो इस मार्केट को बेचने के लिए इसकी प्राइस को ही कम कर देंगे। किससे कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि सभी कुछ, प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज क्या हैं, इन सभी के ऊपर कैपिटलिस्ट लोगों का अधिकार होता है। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट मिनिमम काम करेगी, मैक्सिमम काम समाज के, सोसाइटी के बिजनेसमैन करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए ना कोई लाइसेंस चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए,
फ्री मार्केट है यहाँ पे, है ना, यानी कि इसको लिबरलिज्म भी कहा जाता है। फ्री मार्केट है यहाँ पे, सबको लिबरलिज्म यानी सब लिबर्टी है, सबको जो चाहे वो करो। सरकार यानी गवर्नमेंट का कम से कम रिस्ट्रिक्शन होगा यहाँ पे, खत्म, कुछ भी जो मर्जी वो करो, खुलापन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट आ गया, यहाँ पे एक गवर्नमेंट कहता है कि ऐसे कैसे यहाँ पे सब करेंगे, यहाँ पे वही होगा जो गवर्नमेंट कहेगी, समझे यहाँ पे, यानी कि इसको कहते हैं सोशलिज्म। सोशलिज्म किसको कहते हैं, जहाँ पे सभी काम, प्रोडक्शन कितना होगा, काम कितना होगा, मार्केट कितना बनेगा, मार्केट का प्राइस क्या होगा, इस मार्केट का प्राइस कितना होगा, सामान कितना बनेगा, जो उत्पादन के साधन है यानी कि मशीन हो गया, बैंक हो गया, सभी फैक्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई, इन सब के ऊपर सरकार का अधिकार होगा, गवर्नमेंट का। किसी को अपनी इंडस्ट्री भी खोलनी है तो पहले सरकार से परमिशन लो, लाइसेंस बनाओ तभी खोलेगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटलिज्म में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, अगर आपके पास पैसा है तो कर लो व्यापार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे सरकार का डंडा पड़ जाएगा आपके ऊपर। यहाँ पे आपको यहाँ पे कि कैसे थोड़ा लिबर्टी कम है, स्वतंत्रता आपको, आज़ादी थोड़ा कम है यहाँ पे। इस अगर इससे कंपेयर करें हम तो यहाँ पे थोड़े आपको आज़ादी ज़्यादा मिल जाएगी। तो इस तरीके से कैपिटलिज्म है और सोशलिज्म है। ये मानता है यूएसए और ये मानता है आपका यूएसएसआर। ये मानता है यूएसए मतलब अमेरिका मानता है भाई, और ये वाला मानता है आपका नीचे वाला जो बताया ना हमने, ये जहाँ पे गवर्नमेंट का सब कुछ चलता है, सब कुछ रोल गवर्नमेंट का है, कितना प्रोडक्शन होगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। किस में, सोशलिज्म में यानी कि यूएसएसआर में। और इसमें कितना प्रोडक्शन होगा कैपिटलिज्म में कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे बिजनेसमैन डिसाइड करेंगे, ना कि वहाँ की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। गवर्नमेंट का काम होगा सिर्फ लोगों की सुरक्षा करो, कोई देश किसी पर अटैक ना कर दे, लोगों का जितने भी लोग हैं उनको प्रोटेक्टिव रखो, बस सारा काम अपने आप ही सब लोग कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका कैपिटलिज्म। बाकी ये हो गया आपका सोशलिज्म। एक वर्ड में कहूँ तो भाई कैपिटलिज्म में सारा काम बिजनेसमैन खुद करते हैं, प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेस है सभी बिजनेसमैन के अधिकार में होता है, लोग अपने आप ही सब काम कर लेंगे, डिमांड और सप्लाई को देखेंगे, प्राइस डिसाइड कर लेंगे। लेकिन इसके अंदर सोशलिज्म में क्या होता है कि सभी काम गवर्नमेंट डिसाइड करती है, प्रोडक्शन के रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है, ठीक है। और ये बेसिकली ये काम करते हैं। देखो सोशलिज्म वर्ड का मतलब होता है समाजवाद। समाजवाद का मतलब समाज में जितने भी बैकवर्ड लोग हैं उनको आगे लेके जाना है, पिछड़े, दलित, महिला, है ना, जितने बैकवर्ड फार्मर्स हो गए, किसान हो गए एंड आपके मजदूर हो गए, इन सब की वेलफेयर की, इन सब के कल्याण की बात करते हैं। तो इन सब का कल्याण एक स्टेट ही कर सकता है, इसलिए सभी राइट्स स्टेट के हाथ में होना चाहिए। और इसलिए सोशलिज्म में सारा जो राइट होता है, सभी जो शक्तियाँ होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। और इसमें ये कहते हैं कि फार्मर किसान का क्या करना है, कुछ अगर पैसा है तो आगे बढ़ जाएगा, वो पैसा नहीं तो खत्म। इसलिए यहाँ पे अमीर अमीर और गरीब गरीब होता चला जाता है, और अमीर गरीब का शोषण, एक्सप्लोटेशन करता है आगे चलकर। और यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट ही बांटेगी, गवर्नमेंट ही लूटेगी, गवर्नमेंट सब कुछ करेगी। यहाँ पे ऐसा होता है भाई। सो समझे यहाँ पे दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ये हो गया कैपिटलिज्म, ये हो गया आपका सोशलिज्म। क्लियर है। तो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है कौन, आपका अमेरिका भाई, एंड सोशलिज्म को फॉलो कौन करता है, ये करता है ये वाला भाई, यानी आपका यूएसएसआर फॉलो करता है। तो दोनों ही कंट्री चाहते हैं, क्या चाहते हैं दोनों कंट्री, आइए थोड़ा आपको मैप से समझाते हैं हम कि दोनों कंट्री चाहते क्या है। देखिए दोस्त, यहाँ पे क्या, ये आपका सोवियत यूनियन यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर कहते हैं इसको, ठीक है। और ये रेड से दिखाया गया आपको, यहाँ तक पूरा आपका यानी कि ये पूरा जो है आपका एरिया, ये पूरा एरिया है सोवियत संघ, जिसको आज हम रूस के नाम से जानते हैं। देखो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है इसका, तो यार देख सकते हो यहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र है। और ये आपका जो एरिया है, ये भी एरिया जो है ये आपका चाइना हो गया। चाइना में भी भाई कब 1949 में सोशलिज्म आ गया था। आइए हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या था। पहले बात करते हैं हम कि ये सारा जो एक कंट्री है, ये कंट्री भाई पूरा आपका हो गया सोवियत यूनियन, ये आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट। क्लियर है, ये आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट, ये जो ब्लू में दिखाया गया है, ये आपका रेड में जो दिखाया गया ये हो गया आपका यूएसएसआर। ये दोनों कंट्री यहाँ पे देखो, दोनों के बीच में यहाँ पे अटलांटिक ओशियन पड़ता है, पानी में अटैक तो करेंगे नहीं। तो ये दोनों कंट्री क्या करते हैं, आपस में कंट्री को दोस्त बनाएंगे आपस में, ताकि एक कंट्री के भरोसे दूसरे कंट्री पर अटैक कर देंगे। अमेरिका के जस्ट बगल में क्यूबा है, आगे बढ़ेंगे हम क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, जहाँ पे देखेंगे किस तरीके से अमेरिका के नाक में दम कर दिया था यूएसएसआर ने क्यूबा पे कब्जा करके, और परमाणु बम वहाँ पे लगा डालता कि भाई अमेरिका को उड़ा ही देंगे, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। क्या हुआ अभी आगे जानेंगे। तो इस तरीके से ये आपका सोवियत यूनियन है, और इधर आपका हो गया यूनाइटेड स्टेट हो गया आपका। 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका के आइडियोलॉजी कहाँ तक फैल पाई, यानी कि सीधे बात में कहूँ तो अमेरिका के दोस्त कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड के इस मैप के अंदर, और एक तरफ देखेंगे हम यूएसएसआर के दोस्त कौन कौन से हैं पूरे वर्ल्ड के मैप के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले
ये जो ब्लू है ना, जहाँ पे डार्क ब्लू दिखेगा आपको, वो सब के सब नाटो के मेंबर हैं। नाटो के मेंबर मतलब जो कि अमेरिका के दोस्त हैं। अमेरिका ने क्या किया था भाई कब 4 अप्रैल को क्या किया था अमेरिका ने 1949 में, 4 अप्रैल, सही सुनना, 1949 में एक संगठन बनाया था, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नाटो कहते हैं, उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस संगठन में तमाम विश्व के देशों को शामिल किया और ये कहा कि लगभग 12 कंट्रीज में शामिल हुए थे स्टार्टिंग में, कि किसी एक पे भी अटैक हुआ ना भाई तो पूरे 12 मिलकर उसको पेल मारेंगे। और उसका लीडर बना अमेरिका, जिसमें अमेरिका हो गया, आपका नॉर्वे हो गया, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, नीदरलैंड हो गया है आपका, ये सभी कंट्री, इसमें कनाडा वगैरह, मैक्सिको वगैरह, ये सब शामिल थे। तो ये जितने भी आपको ब्लू में यानी कि डार्क ब्लू में दिखाया जा रहा है, ये सब के सब नाटो के मेंबर है। ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जर्मनी वगैरह सब इसके मेंबर है, ठीक है, ये सब के सब, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अदर एलियास ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यानी कि और भी लगभग दोस्त मैं आपको बताऊं तो दुनिया के तमाम कंट्री जो अमेरिका के दोस्त रहे हैं, देखो जितने भी डार्क ब्लू में हैं और थोड़े हल्के ब्लू में, ये सब के सब अमेरिका के दोस्त हैं, ये सब के सब अमेरिका के दोस्त हैं, सब के सब। ध्यान रखना भारत नहीं है भाई, भारत के बारे में बताएंगे अभी, कहाँ था भारत। तो ये सब के सब, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया आपका, इधर साउथ कोरिया हो गया है ना, नॉर्थ कोरिया तो इसके साथ था, देखो नॉर्थ कोरिया जो है वो इसके साथ था, यूएसएसआर के साथ, लेकिन जो आपका साउथ कोरिया है ये आपका यूएसए के साथ था। तो इस तरीके से आपका डार्क ब्लू वाला और ये थोड़ा हल्का ब्लू वाला, ये वाला हो गया है ना, ये सब के सब अमेरिका के दोस्त हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, कैपिटलिज्म है, यहाँ पे क्या है, कैपिटलिज्म है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका चाहता था कि दुनिया के तमाम देश इसकी आइडियोलॉजी को अपना ले भाई, बस आइडियोलॉजी को अपनाए, जितनी ज़्यादा मेरी आइडियोलॉजी को कंट्री अपनाएंगे उतनी मेरी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और अमेरिका ने इसी को देखते हुए दुनिया के तमाम कंट्री के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी को थोपना, यानी कि देशों को अपने ही क्षेत्र में लेना स्टार्ट कर दिया और देश उसके ही जो आइडियोलॉजी है वो अपनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आते हैं आपका रेड वाले, थोड़ा डार्क रेड वाले, थोड़े हल्के रेड वाले, थोड़ा सा और हल्के रेड वाले, ये तीनों ही कलर आपको जहां मिलेंगे ये सब के सब अमेरिका के नहीं, यूएसएसआर के दोस्त हैं, सोवियत संघ के दोस्त। देख सकते हो एक ये तो भाई पूरा आपका मेन पापा जी हो गए, पूरे लीडर हो गए यूएसएसआर, और इसके बाद ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टोटल देखो जो कंट्री आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कंट्री जितने भी कंट्री हैं ये सब के सब अमेरिका के नहीं, ये सब के सब यूएसएसआर के दोस्त। यानी कि यहाँ पे क्या है, सोशलिज्म है, समाजवाद है। यहाँ पे वियतनाम हो गया, कोरिया हो गया, हंगरी हो गया, चेकोस्लोवाकिया हो गया। चलिए मैप में दिखाता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये है भाई आपका सोवियत यूनियन, जहाँ पे देखो जितने भी कंट्रीज आपके आ रहे हैं, ये सब कंट्री आ रहे हैं भाई आपका है बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, मालदोवा हो गया, जॉर्जिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्किस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, इतने सारे कंट्री आ गए, कितने सारे, चेकोस्लोवाकिया हो गया, ईस्ट पोलैंड हो गया, पूर्वी जर्मनी, ईस्ट जर्मनी हो गया। इस सब जगह पे भाई क्या हो गया था, सोशलिज्म आ गया था। अमेरिका पगला गया था कि अगर कैपिटलिज्म नहीं आया तो सोशलिज्म बढ़ता चला जाएगा दुनिया पे, कहीं इस राले वाले का यानी कि लाल सेना का यानी कि सोवियत संघ का राज ना हो जाए भाई। और ये बड़ा डर सता रहा था अमेरिका को, और इसी वजह से दोनों ही कंट्री चाहते थे कि पूरी दुनिया पे मेरी आइडियोलॉजी फैल जाए है। एक तरफ चाहता यूएसए कि दुनिया पे क्या हो जाए, कैपिटलिज्म फैल जाए, समाजवाद नहीं पूंजीवाद फैल जाए। पूंजीवाद कोई कहते हैं इंग्लिश में कैपिटलिज्म, ठीक है। और यूएसएसआर चाहता था पूरी दुनिया पे सोशलिज्म, जिसको हिंदी में समाजवाद कहते हैं, ये फैल जाए। और इस तरीके से ये दोनों ही कंट्री आपस में आइडियोलॉजी को आधार बना लिया लड़ाई करने का। यानी कि ये जो वॉर हुआ था, ये युद्ध गोले बारूद की वॉर नहीं थी मेरे दोस्त, ये तो एक आइडियोलॉजी की वॉर थी कि दुनिया को अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर आना है, इसको समाजवाद में फैला देना है, समाजवाद बना देना है। और ये चाहता है दुनिया के देशों को पूंजीवाद बना देना है, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्री बना देना है। और इस तरीके से दोनों ही कंट्री आपस में युद्ध में कूद पड़े। याद रहे इसी समय जब ये दोनों कंट्री आपस में अपना षड्यंत्र कर रहे हैं दुनिया को अपने कब्जे में लेने का, तो उस समय भाई भारत जैसा मासूम कंट्री आज़ाद हुआ था 1947 में। तो भारत के पास ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि भारत किस में शामिल हो। ये रहा हमारा प्यारा सा भारत, कितना सुंदर सा मैप है हमारा है। और इसीलिए बड़ा दिक्कत ये हुआ कि भारत किस में शामिल हो। भारत बोला अगर हम अमेरिका में शामिल हो जाएंगे भाई, तो अमेरिका में शामिल होंगे तो इसका दुश्मन हो जाएंगे ना यार हम, क्योंकि ये आपस में दुश्मन है ये दोनों। तो अगर भारत शामिल हो जाता है अमेरिका के ग्रुप में तो अमेरिका का दुश्मन भारत का दुश्मन हो गया, फिर तो भाई दिक्कत हो जाती है। और हमको तो भाई नए नए आज़ाद हुए थे, हमको दोनों से हेल्प चाहिए। और अगर हम भारत अगर यूएसएसआर में बगल में हमारा अगर इसमें शामिल हो जाते हैं, हम क्या देते नहीं भाई हम यूएसएसआर के दोस्त थे, तो अमेरिका हम तो दुश्मनी कर लेता,
तो और दिक्कत हमारे लिए भाई, हम तो नए नए आज़ाद हुए हैं, हम बड़े तेज़ निकले, हम बोले हम इससे भी हेल्प लेंगे और इससे भी हेल्प लेंगे, हम दोनों को ही लूटेंगे, प्यार में बहका लेंगे उनको, हम किसी का साथ नहीं है। और जो किसी का साथ नहीं है वो कंट्री हो गया आपका कौन सा, वो कंट्री हो गया आपका नॉन अलायंस मूवमेंट, जो निरपेक्ष आंदोलन चलाया गया था 1961 में, इसकी बेसिकली शुरुआत हुई थी, लेकिन 1947 से ही जैसे भारत आजाद होता, इसके बाद तो भाई पूरा चल गया। दुनिया के 5 देश, भारत हो गया है, इंडोनेशिया हो गया, उसके बाद आपका घाना हो गया, मिस्र हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, ये 5 कंट्री ने मिलकर इस नाम की शुरुआत कर दी 1961 में, बेलग्रेड में है, यूगोस्लाविया की राजधानी है मेरे दोस्त, और इसकी बेसिकली शुरुआत कर दी गई। 1955 में बांडुंग में सम्मेलन हुआ था कि हम एक संगठन बनाएंगे। हाँ, 1961 में जैसे इसकी शुरुआत हुआ, देखो 29 कंट्री जुड़े हैं पहले, लेकिन आगे चल के संख्या बढ़ती चली गई, आज लगभग इसके अंदर 118 कंट्री शामिल है। लेकिन आज इसका महत्व नहीं रहा क्योंकि कोल्ड वॉर नहीं रहा है ना। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि इस समय ये ऐसे कंट्री हुए जो ना इस गुट में शामिल हुए ना इस गुट में शामिल हुए, दोनों ही गुट से अलग रहने वाला कंट्री गुट निरपेक्ष कहलाता है, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होता, और दोनों ही गुट में जो भी युद्ध चल रहा है उसको शांत करने की बात करता है, शांति की बात करता है, और आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करता है। ऐसा कंट्री हम थे, इंडिया था भाई। तो इस तरीके से आपका ये मैटर सोल्व हो जाता है। क्या कि बहुत बड़ा पार्ट है भाई सोवियत यूनियन का भी, तो दोनों ही कंट्री भाई मतलब कि हो चुके थे, बस भाई अब तो हमें युद्ध में कूदना है और अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना है, दुनिया को समाजवाद बनाना है, एक तरफ ज़्यादा दुनिया को पूंजीवाद बनाना है, यानी कैपिटलिस्ट बनाना है। यहाँ पे कंट्री क्या कर रही है, अभी तो हमने देखा कि दुनिया को क्या करना है, दोनों कंट्री चाहते हैं आइडियोलॉजी में परिवर्तन करना, यानी कि अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना, यानी कि एक तरफ तो निकल कर आ गया, दोनों चाहते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाना, यानी कि स्ट्रगल ऑफ पावर, यानी कि अपने पावर को कैसे बढ़ाए। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर है भाई, दोनों कंट्री चाहते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाना। दूसरा है दोनों कंट्री चाहते हैं अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना। अगर आइडियोलॉजी बढ़ रही है तो पावर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे समझ में आ चुका है। तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों ही कंट्री एक दूसरे में बैठे हैं भाई। ये आपका हो गया यूएसएसआर, है ना, ये कुत्ता के रूप में बैठा है, ये कुत्ता ये क्या है यार, देख सकते हो यहाँ पे। और ये आपका ये बुढ़ा जो दिख रहा है आपका, ये आपका है अमेरिका, यानी कि यूएसए है भाई आपका। ये पलड़ा किसका भारी दिख रहा है, देखो यहाँ पे अमेरिका का पलड़ा भारी दिख रहा है यार। कैसे अमेरिका चाहता है अपने प्रभाव को बढ़ाना और इसको पूरी जान लगा कर झुकाने में लगा पड़ा है ताकि इसका पावर बढ़ता जाए, और ये चाहकर भी मतलब ये उठा जा रहा है। और ये देख सकते हो, यानी कि जिसका ज़्यादा झुकेगा वो इस पृथ्वी पे राज करेगा। समझे दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे समझ आ चुका। और अमेरिका अकेले नहीं था भाई इसमें, अमेरिका ने तमाम देशों को जिसको अपना साथ लेकर आया। दुनिया के लगभग 117 देशों के अंदर, सही से सुनना जो मैं बता रहा, दुनिया के लगभग 117 देशों के अंदर अमेरिका ने 15 लाख सैनिकों को भेज रखा था, जाओ वहाँ पे उनकी हेल्प करो, उस कंट्री की हेल्प करो, उस कंट्री की हेल्प करो। यानी कि अमेरिका बड़ा तेज था, पहले बोलता कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हमारी आइडियोलॉजी को अपना लो, काम खत्म है, पैसा हजम, और अमेरिका की आइडियोलॉजी अपना लेगा, कारण वहाँ पे उसकी आइडियोलॉजी फैल जाएगी और वो अमेरिका ग्रुप में शामिल हो जाएगा। यानी कि दुनिया के 117 कंट्री तो भाई सीधे सीधे बताऊँ तो यूएसए के फेवर में है यहाँ पे, यानी कि उन कंट्रियों के अंदर कैपिटलिज्म है। और जो बच्चे बच्चे आपके कंट्री हैं लगभग दोस्तों 50-60 कंट्री के अंदर आपका यूएसएसआर के प्रभाव में आ चुके हैं। तो इस तरीके से दुनिया बड़े तेजी से मतलब कि आइडियोलॉजी के रूप में फैलते चले गए, और इस तरीके से आइडियोलॉजी और स्ट्रगल ऑफ पावर, भाई यही दो चीज़ें जिसने पूरे इस कोल्ड वॉर को बढ़ा डाला। इसका फिर भी जी नहीं भरा। ये चाहता था कि जो यूएसएसआर कंट्री है ना, जहाँ पे सोशलिज्म है, यानी कि जो यूएसएसआर के फेवर में है, उसके ऊपर भी अमेरिका अटैक करता है। अटैक मतलब कि उनके ऊपर भी इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट डालता कि वो अमेरिका की आइडियोलॉजी को अपना ले। पाकिस्तान तो चली गया था, पाकिस्तान क्या है, वो लालची है, जहाँ भी उसको 2 पैसा मिलेगा फटाफट भाग जाएगा। और इस तरीके से पाकिस्तान भी नाटो में शामिल हुआ है, फिर आपका सेंटो में शामिल हुआ। तो इस तरीके से अमेरिका चाहता है कि तमाम कंट्री जिस पे यूएसएसआर का भी प्रभाव है उसको भी अपने फेवर में ले लेना। अब यहाँ पे भाई यूएसएसआर चाहता है जो उसके फेवर में ही है उसको कैसे बचाए भाई, वरना अमेरिका बड़ा तेज है यार, ये फटाफट अपने फेवर में ले लेगा तो यूएसएसआर कहीं हार ना जाए। और यही गलती यूएसएसआर करता है, ये कंट्री पे ध्यान तो दे देता है और वो कंट्री पे, लेकिन अपने ही देश के लोगों पे ध्यान नहीं देता और सारा पैसा लगा देता है वेपन्स के ऊपर, है हथियार बनाने में। और ये बड़ा तेज निकला, ये और देशों पे ध्यान तो दे रहा है, साथ साथ अपने लोगों पे भी ध्यान दे रहा है, सारा पैसा वेपन्स पे नहीं लगा रहा, हथियारों पे नहीं लगा रहा। और इसके कारण हुआ ये कि आगे चल के सारा पैसा खत्म हो गया यूएसएसआर के पास, टूट गया सारा राज्य। बोला अरे अब यूएसएसआर के पास कुछ नहीं बचा भाई। और यूएसएसआर आगे चल के 25 दिसंबर का दिन था 1991 में टूट गया।
25 दिसंबर क्रिसमस का डे का दिन था। उसमें गोर्बाचेव यहाँ के राष्ट्रपति थे। टूट गया यूएसएसआर, सोवियत संघ खत्म हो गया, कोल्ड वार खत्म हो गया और इस तरीके से दुनिया का पापा एक बचा, वो है आपका अमेरिका। लेकिन अभी तो स्टार्टिंग हुई है भाई, अभी अंत कहाँ करूँगा मैं इस चैप्टर की, अभी तो समझते जाना, आगे तो बड़ा मजा आने वाला है, समझते जाना अभी। और इस तरीके से ये पूरा पावर बन गया, स्ट्रगल पावर, दोनों मिलकर चाहते हैं क्या, बस जान लगा देंगे। यूएसए चाहता है कि बस भाई मुझे पावर चाहिए, मुझे पावर चाहिए, घिसता रहूँगा। और ये आपका है यूएसएसआर, ये चाहता है भाई मैं भी घिसता रहूँगा, देखते हैं किसमें कितना है दम, लगा ले दम, और जिसकी रस्सी भारी वो कंट्री जीत जाएगा। जितने मतलब है उसके पास पावर आ जाएगी, उसकी आइडियोलॉजी दुनिया में फैल जाएगी, है ना। क्योंकि पूरा ये जो कोल्ड वॉर चल रहा है किसके लिए चल रहा है, अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए। एक कंट्री दूसरे कंट्री को वीक यानी कमजोर करना चाहता है, अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना, स्प्रेड करना चाहता है और इस तरीके से अपने पावर को बढ़ाना चाहता है। यानी कि स्ट्रगल ऑफ पावर, आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना, दो पॉइंट तो भाई निकल के ही आ रहे हैं और इस तरीके से आपका कोल्ड वॉर होता है। और देखो कोल्ड वॉर इसको कहाँ क्यों गया, अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पे देखो ये दोनों कंट्री क्या कर रहे हैं, ना ये इसको बम फेंक रहा, ना ये इस पे बम फेंक रहा, दोनों आमने सामने ही है। लेकिन इस कंट्री को कमजोर करने के लिए या अपना दम लगा रहा है, इसको कमजोर करने के लिए अपना दम लगा रहा है, ताकि इस अर्थ पे इनका राज हो सके। देखो किस तरीके से ये इन कंट्रीज पे इफेक्ट डाल रहा है, ताकि ये भाई कैपिटलिज्म को अपना ले। ये सब के सब यूएसएसआर के कंट्रीज है जहाँ पे कैपिटलिज्म को नहीं, जबकि सोशलिज्म को फॉलो किया जा रहा है यहाँ पे। और भाई ये चाहता है अपने कंट्री को बचा के रखे जहाँ पे सोशलिज्म वगैरह है। और इसी तरीके से ये स्ट्रगल ऑफ पावर चल रहा है, इसलिए इसको कोल्ड वॉर कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों देशों की सेनाएं सीधे रूप से बम गोले बारूद नहीं फेंक रही मेरे दोस्त, इस तरीके से जैसे और तमाम युद्ध में देखा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखा गया, सेकंड वर्ल्ड वार में देखा गया, सीधे से दोनों कंट्री के देश आपस में एक साथ आ गए थे, दोनों ग्रुप्स के कंट्री, और कई लोग उसमें मारे गए। मार तो इसमें भी गए कोल्ड वार में भी, लेकिन ऐसे डायरेक्ट ही आ जाए दोनों ग्रुप्स के कंट्री, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसी कारण से इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। अगर मैं सिंपल में बताऊं तो कोल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध है जहां पे कंट्री क्या करते हैं, शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल ऑफ पावर करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को कंट्री पे फैलाना चाहते हैं, है ना, और अपने पावर को बढ़ाना चाहते हैं। एक कंट्री दूसरे कंट्री को कमज़ोर करना चाहता है, दूसरा कंट्री एक कंट्री को कमज़ोर करना चाहता है, अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहता है और पूरी दुनिया पे अपनी विचारधारा को बढ़ाना, शक्ति के लिए संघर्ष करना। और इस तरीके से एक कंट्री के लिए अपोज में स्प्रीचमेंट यानी कि प्रचार करना, ताकि वो कंट्री कमज़ोर हो जाए तुमसे, वो कंट्री कम, यानी कि इस तरीके से करने को ही गतिविधियों को, इन सभी एक्टिविटीज़ को ही कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। क्लियर मेरे दोस्त? तो कोल्ड वार सीधे सीधे युद्ध का रूप नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट ही गोले बम बारूद से युद्ध नहीं लड़ा गया, यहाँ पे कोई भी गोले बम बारूद नहीं फेंक रहा, स्ट्रगल ऑफ पावर हो रहा है, यहाँ पे शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है, विचारधारा की लड़ाई हो रही है। इसी को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो शीत युद्ध किसे कहते हैं? जहाँ पे सीधे सीधे बम गोले बारूद और प्रत्यक्ष रूप से युद्ध ना होकर, डायरेक्टली युद्ध ना होकर, यहाँ पे क्या होता है, कंट्री आपस में एक दूसरे को कमजोर करना चाहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं और शक्ति संघर्ष के लिए सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये होता है आपका कोल्ड वार। जैसे ये एक वर्ड है ना कोल्ड, कोल्ड में क्या होता है, देखो किसी लड़की को जुकाम हो गया ना जुकाम, तो आपस में भाई क्या होता है, सर पकड़ लेते हैं हम, सर में दर्द हो जाता है, तो मैं कोल्ड अभी बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका ये कोल्ड हो गया। कभी किसी को कोल्ड हो जाता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, तो कैसे वो अपना पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं, सर पे हाथ पकड़ के, बड़ा सर दुखाता है, होता ना, सर दुखता है ना बड़ा। तो इसी तरीके से तो हो रहा था, इसके नाक में दम करे जा रहे हैं, इसके नाक में दम के जा रहे हैं, इसलिए इसको कोल्ड कहा गया। कोल्ड मतलब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे झरना बरना नहीं गिर रहा है, यहाँ पे किसी को सर्दी हो गया है या जुकाम हो गया है, ऐसा नहीं है। एक देश यहाँ पे दूसरे देशों के सर में दर्द दिया जा रहा है, यानी कि एक देश दूसरे देश को कमजोर करने के लिए वो हर एक्टिविटी कर रहा है जो वो कर सकता है। यहाँ पे वॉर वर्ड इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी समय आया है जब दोनों कंट्री आमने सामने आ गए, लेकिन सीधा वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन आमने सामने भी आ गए। कोल्ड और वॉर, कोल्ड वॉर का इसको नाम से जाना जाता है। ये कोल्ड वॉर, ये जो वर्ड है ना दोस्त, ये पहले नहीं था। ये जो है ना कोल्ड वॉर, ये जो वर्ड है, ये इस बंदा का दिन है, इसका नाम है वॉल्टर लिपमैन। 1947 में बंदा ये अपने बुक लिखता है और इस बुक का नाम जो ये ढूंढता है, इस बुक का नाम क्या रखूं, इसने इस बुक का नाम कोल्ड वॉर रख दिया। और ये जो पूरी घटना जो मैंने आपको बताई, इसी घटना को इसने कोल्ड वॉर के नाम से डिनोट कर दिया, इसीलिए इस घटना को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। अब 1945 के बाद ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जहाँ पे दोनों देश आमने सामने भी आते हैं
और एक दूसरे को कमज़ोर करने की पूरी कोशिश करते हैं, हराने की कोशिश करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहला घटना आपको बहुत बड़ा घटना होगा, वो होगा यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए के बगल में एक कंट्री है भाई आपका क्यूबा। ये देखो, देख सकते हो, ये देखो, ये आपका अमेरिका हो गया भाई। हुआ क्या कि इस क्यूबा के अंदर यूएसएसआर ने अपने मिसाइलें तैनात कर दी और यहाँ पे 1959 में एक तख्ता पलट हो गया, क्रॉप्स हो गया। जिसमें क्या हुआ है, जिसमें जनरल बतिस्ता की सरकार यहाँ पे हुआ करती थी, उसको हटा के फिदेल कास्त्रो यहाँ के शासक बन गए और यहाँ पे सोशलिज्म आ गया और सोशलिज्म वाला कंट्री यूएसएसआर का दोस्त बन गया और ये दोस्त आपस दोनों में मिल गए और यूएसएसआर ने सोचा भाई ये कंट्री तो अमेरिका का जस्ट पास में ही है, तो क्यों ना यहाँ पे परमाणु बम यानी कि दोस्त यहाँ पे मिसाइलें तैनात कर दे और अमेरिका प्रायोरिटी छोड़ डाले। और इस तरीके से सोवियत संघ ने भाई बहुत बड़ी गलती कर दी दोस्त है। सोवियत संघ ने क्या किया, यूएसएसआर ने क्यूबा के अंदर मिसाइलें लगा दी और ये शीत युद्ध का चरम बिंदु बन गया। 3 हफ्ते के बाद पता चला अमेरिका को, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया यार, अगर कुछ गड़बड़ होता तो बड़ा गड़बड़ हो जाता भाई है, फिर से जापान वाला हाल हो जाता। लेकिन गुटनपेक्स देश जो बड़े शांति विश्वास रखते थे, उन्होंने समझाया इस यूएसएसआर को, क्या कर रहा है भाई, तेरे पास तो परमाणु बम है तो इसके पास क्या लॉलीपॉप है क्या, इसके पास तो परमाणु बम है, अगर इसने छोड़ दिया दुनिया का हाल हो जाएगा। इसलिए यूएसएसआर ने अपने परमाणु बम क्यूबा से हटा लिए और क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु जाना गया। क्योंकि अगर ये थोड़ा सा और बढ़ता तो कहीं थर्ड वर्ल्ड वार, अभी सेकेंड वर्ल्ड वार तो दुनिया मार झेल ही रही थी, कहीं थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाता। तो इस तरीके से ये था आपका क्यूबा क्राइसिस। लेकिन याद रहे ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको डीपली कोल्ड वार के बारे में समझाया है, नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो की आएगी। अगर आप डिमांड करोगे कि नहीं बताओ ना, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस तरीके से बताओ, तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट पार्ट में मैं क्यूबा मिसाइल संकट यानी क्यूबा क्राइसिस से स्टार्ट करूँगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थोड़ा लाइक करना। सीबीएसई के बच्चे इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही है पोस्ट कोविड, तो प्लीज़ अपने सभी वीडियोस जितने भी आपके ग्रुप्स हैं स्कूल्स के उसमें थोड़ा शेयर करना, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। मैं ऐसे ही आप सभी को पढ़ाना चाहता हूं, ताकि पता है बुक से हम कितना भी पढ़ ले यार, आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप सब पढ़ते रहो भूलते रहो। नहीं, एक बार पढ़ लो ऐसा कि अपने बच्चों तक को पूरी कहानी बताओ। नहीं, एक बार हमें एक सर ने पढ़ाया तो ऐसा बड़ा मज़ा आता है। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा कमेंट में अपनी राय बताना और वीडियो को लाइक करना, आपको अपनी बंदी का समय थोड़ा शेयर करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।